नमस्कार, यार.com पर आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 94 आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ अध्यापक उपेंद्र जी जांगीर, जो कि जिला अध्यक्ष हैं शिक्षक संघ शेखावत से। गुरुजी, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं पारिवारिक पृष्ठभूमि से, आपके जीवन परिचय से संक्षिप्त में। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जी। पलथाना जो कुदन के पास में है, हाँ। वहाँ पर मेरा जन्म स्थान है। जी। श्री मुरलीधर जी जो पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर थे, जी। मेरे पिताजी थे। मेरी मम्मी का नाम श्रीमती रामदेवी है। जी। मेरा ससुराल खेड़ी राड़ान है। अच्छा। भूतपूर्व सरपंच तुलसी राम जी जांगीर मेरे ससुर जी हैं। जी। एक बेटा और बेटी मेरे हैं। बेटे का नाम दीपक, जो वर्तमान में सोनीपत से फाइनल ईयर आर्किटेक्ट की डिग्री कर रहा है। जी। बेटी मोदी इंस्टीट्यूट लक्ष्मणगढ़ से 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स BA LLB इस साल फाइनल ईयर में है। जी। दोनों की डिग्री इस साल कंप्लीट हो जाएगी। मैं वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर मेरे गांव पलथाना की सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत हूँ। धर्मपत्नी जी का क्या नाम है? श्रीमती सीता देवी। सीता देवी। और शादी कितना साल हो गया आपको? शादी को मेरे 27 साल हो गए। 27 साल हो गए। तो आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? MA BEd MA BEd। अध्ययन और किया है। तो आपकी नियुक्ति सर्वप्रथम कब हुई? मेरी प्रथम नियुक्ति 26 मार्च 1996 को सीकर जिले में हुई। सीकर जिले में हुई। अच्छा। और कितने स्थानांतरण हो गए अभी तक? अभी लगभग 5-6 स्थान पर मैंने सेवाएं दी हैं। सबसे पहले मैंने प्राइमरी स्कूल मुंडवाड़ा में ज्वाइन किया। उसके बाद में उस सेवा से 26 दिन बाद में उससे रिजाइन कर दिया। उसके बाद में मेरी द्वितीय नियुक्ति अच्छा शिक्षा विभाग में हुई जी। तो उसमें मैंने मिडिल स्कूल बोसाना में ज्वाइन किया। जी। वहाँ पर मैं 50 दिन रहा जी। उसके बाद में राजकीय माध्यमिक विद्यालय जेएसटी सुभाष नगर जी में मैंने कार्य ग्रहण किया। 3.5 साल तक वहाँ रहा। उसके बाद में मैं सीकर शहर में पिपराड़ी रोड पर समर्थपा मिडिल स्कूल में 1 साल तक रहा जी। उसके बाद में कोर्ट के पीछे मोहल्ला नायकान में जो मिडिल स्कूल है उसमें मैंने 15 साल तक अपनी सेवाएं दी। पिछले साल प्रमोशन से मैं मेरे स्वयं के गांव पलथाना की सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वरिष्ठ अध्यापक के रूप में गया हूं। अभी वर्तमान में वहीं अपनी सेवाएं दे रहा हूं। आप इस संघ से जो है शिक्षक संघ से कब से जुड़े हैं? जिस दिन मेरी पहली नियुक्ति हुई उस दिन से ही मैंने संगठन ज्वाइन किया और मेरी नियुक्ति में ही इस राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत की अहम भूमिका रही। पोस्टिंग पैलेस में जब भी मिले हैं, मैं किसी राजनेता के चक्कर लगाकर ये पोस्टिंग पैलेस मेरे को नहीं मिले हैं। राजनेताओं ने तो निश्चित रूप से हरेसमेंट करने का काम किया है। लगभग 10 ट्रांसफर मेरे इन राजनेताओं ने विभिन्न जगहों पे किए सजा के तौर पर, लेकिन उनमें से उनको असफलताएं हाथ लगी है। हमने जहां भी चाहा है इस 21 साल की सर्विस में वहां पर सेवाएं दी हैं और पूरी ईमानदारी के साथ में शिक्षक संघ में भी ईमानदारी के साथ में काम किया है। तो जिस विद्यालय में रहे हैं उसमें भी पूरे टाइम ईमानदारी से काम किया है। और इसका ताजा उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि पिछली बार जब मैं पलथाना की सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मई में ज्वाइन किया था उस समय मात्र 100 बच्चे उस स्कूल में थे। पिछली बार हमने जस्ट डबल संख्या उस स्कूल में की है और इस बार 100 बच्चों का नया एडमिशन हम और करेंगे और आज उस स्कूल को उस स्थिति में लाके छोड़ दिया है कि अब वो निश्चित रूप से चलेगी। मुकाबला करें निजी स्कूलों से बेहतर। हाँ, और अब एक नया प्रयोग हम उस स्कूल में और कर रहे हैं। उसमें पुरानी जो ढर्रा था वो अब हमारा अभिभावक समझदार हो गया है, उस चीजों को पसंद नहीं करता है। हमने प्रोजेक्टर से अध्ययन करने का एक सिस्टम सरकारी स्कूल में, हाँ, प्रोजेक्टर से, और उस प्रोजेक्टर की थीम का जो शुरुआत की है उसमें जन सहभागिता से उस प्रोजेक्टर को खरीदा हमने। 30,000 रुपये मैंने अपनी स्वयं की जेब से सरकारी कोष में जमा कराया है। 45,000 रुपये हमें रमसा से मिले हैं। 75,000 रुपये में हमने लैपटॉप और प्रोजेक्टर परचेज किया है और उस प्रोजेक्टर को हम चला रहे हैं। इसके साथ ही 1 जुलाई से हम स्पोकन इंग्लिश की क्लासें स्टार्ट कर रहे हैं। 1 जुलाई से ही हम कंप्यूटर एजुकेशन के लिए
एक वीक में एक बच्चे को 1 घंटे कंप्यूटर एजुकेशन के लिए तैयार करेंगे और छोटे बच्चों को कंप्यूटर सिखाएंगे। इसके साथ ही हम खेल की थीम लेकर भी चल रहे हैं, उसके लिए जमीन आवंटित करवाने का प्रयास कर रहे हैं और वो आखिरी दौर में है। 2 या 3 रोज में हमारी जमीन आवंटित हो जाए, उसके बाद में नरेगा से हम खेल ग्राउंड तैयार करेंगे और एक 200 मीटर का दौड़ने का जो फील्ड है वो हम बना रहे हैं। इसके साथ ही हैंडबॉल का ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। खेल के क्षेत्र में भी हम कुछ अलग करके दिखाना चाहते हैं, इसलिए पूरी ईमानदारी के साथ में हम। ऊपर से देखने में लगता है जैसे गवर्नमेंट ने आपको चुना है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, ऐसे देखने में लगता है जिस तरह से आप सुविधाएं बता रहे हैं। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट अगर कोई योजना लेके आती है छोटे स्तर पर शुरुआत करते हैं ना, लेकिन गवर्नमेंट जो योजनाएं लेके चल आ रही है वो गवर्नमेंट प्रैक्टिकल रूप में उसको लागू नहीं कर रही है। हमने एक नया प्रयोग शिक्षक संघ में आकर हमने किया है। जिस दिन 1996 में इस संगठन को मैंने ज्वाइन किया था नियुक्ति के तुरंत बाद में, उसके बाद में मेरे को 2 साल बाद में धोद के ब्लॉक मंत्री का जिम्मा दिया गया। 2004 साल बाद में मेरे को जिले का कोषाध्यक्ष बनाया गया। 6 साल बाद में मेरे को जिले की एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई जिला मंत्री के रूप में, और उसके बाद में पिछले 6 साल पहले 6 साल से मैं जिले का जिलाध्यक्ष हूँ और पूरी डेडिकेट होकर हमारी पूरी टीम काम कर रही है। सबसे बड़ा राजस्थान का संगठन है और सीकर की यूनिट है वो राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिट है, जिसमें 13,000 शिक्षक सीकर जिले में कार्यरत हैं। उनमें से 9,000 शिक्षक राजस्थान शिक्षक शेखावत के सदस्य हैं, जबकि राजस्थान में 33 या 34 संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा संगठन है और सीकर की यूनिट सबसे मजबूत यूनिट है। और मुझे खुशी है कि मैं उस यूनिट का एक कार्यकर्ता हूं और हम पूरी ईमानदारी के साथ में स्कूलों में भी काम कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी के साथ में शिक्षकों के हितों के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। साथ ही हमने 2015 में राजस्थान पत्रिका के एक नींव अभियान की शुरुआत की थी। उस नींव अभियान के माध्यम से हमने तय ये किया कि जो सरकारी शिक्षा है जिसको सरकार अब एक साजिश के तहत निजी हाथों में बेचना चाहती है, उस शिक्षा को हम कैसे बचाएं। इसके लिए हमने तमाम साथियों ने बैठकर, संगठन के तमाम साथियों ने एक विचार मंथन किया और एक बचाने का प्रयास किया। उसके लिए हमने एक बड़ा अभियान चलाया और उस अभियान के तहत हमने 70 गांवों में लगभग 70 स्कूलों के कैंपस में हमने बड़े कार्यक्रम करवाए, जहां ग्रामीणों की संख्या 5-5, 700 की संख्या में ग्रामीण आए। वहां हमने एक अपील की कि यदि ये सार्वजनिक शिक्षा बर्बाद हो जाएगी तो जो 70 साल में हमारी शिक्षा का स्तर बढ़ा है, गुणात्मक शिक्षा मिली है, गरीब के बच्चे तक शिक्षा पहुंची है, ये निजी हाथों में चली जाएगी तो जिसकी जेब में 1 लाख रुपए होंगे वो ही अपने बेटे को स्कूल में दाखिला दिला पाएगा। आज जब कंपटीशन में है सरकारी स्कूल प्राइवेट के, तब तो 15-20 हजार रुपए में काम चल रहा है, लेकिन जिस दिन सरकारी स्कूलें बंद हो जाएंगी उस दिन क्या हालात होंगे। इसके साथ ही हमने ईमानदारी से यह भी अपील की कि वो शिक्षक हमारे संगठन का सिपाही नहीं हो सकता जो स्कूलों में काम नहीं करता है। ऐसे शिक्षकों का आप बहिष्कार करें और निश्चित रूप से जो लोग काम कर रहे हैं उनका हौसला अफजाई करें, नामांकन बढ़ाएं। और उसका रिजल्ट हमें उस साल ऐसा शानदार मिला कि राजस्थान में जहां सीकर एजुकेशन हब है, जहां बड़े बड़े शिक्षा माफिया हैं, और उस सीकर में 49,000 का नामांकन, जो पिछले 15 साल से 10 से लेकर 15% तक नामांकन हर साल गिर रहा था, उस नामांकन की गति को हमने गिरने से रोका और 49,000 का नामांकन हमने बढ़ाकर दिखाया। राजस्थान में हम 3रे नंबर पर रहे, लेकिन सरकार उस बात को नहीं पचा पाई। पिछली बार जब फिर नया सत्र स्टार्ट हुआ तो प्रयास हमारा यह था कि इस बार हम नामांकन बढ़ाएंगे, लेकिन सेटअप परिवर्तन, स्टाफिंग और उनकी काउंसलिंग सत्र स्टार्ट होने के बाद में स्टार्ट की गई, जिसमें लगभग 2500 शिक्षक ऐसे प्रभावित थे जिनका स्थान चेंज होना था। उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया और दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि पिछली बार हमारा नामांकन गिरा, जिसमें ये पूरा का पूरा सिस्टम है वो सरकारी साजिश का शिकार हुआ। आज सरकार ये तय कर चुकी है कि सार्वजनिक शिक्षा को नहीं चलाना, क्योंकि सरकार ये मान चुकी है कि ये चीज कॉमर्शियल, हर चीज को सरकार कॉमर्शियल नजर से देख रही है, जबकि ये पब्लिक सेक्टर के हिस्से तो जनता की सेवा करने वाले हिस्से थे। शिक्षा है, चिकित्सा है, ये तमाम चीजें थी वो जनता की सेवा के लिए थी, लेकिन आज सरकार हर चीज को कॉमर्शियल नजर से देख रही है। और आज हमें ये देखने को मिल रहा है कि जहां 2014 में सीकर जिले का मैं आपके सामने एग्जाम्पल प्रस्तुत करना चाहूंगा, 2353 स्कूलें सीकर जिले में एलिमेंट्री की हुआ करती थी, प्राइमरी और मिडिल स्कूल हुआ करती थी। आज सीकर जिले में मात्र 1294 स्कूलें बची हैं। मात्र 2.5 साल के पीरियड में हजारों स्कूलों को सीकर में बंद कर दिया है। पूरे राजस्थान में 23,000 स्कूलें बंद कर चुके हैं।
इसके साथ ही एलिमेंट्री, हमारे यहाँ 2 सेटअप हैं शिक्षा के, एक सेकेंडरी एक एलिमेंट्री। सेकेंडरी में 1 से 10 और 1 से 12 तक की शिक्षा है, एलिमेंट्री में 1 से 5 और 1 से 8 तक की शिक्षा है। सरकार ये तय कर चुकी है, बड़े स्लो पॉइजन के तहत इस शिक्षा के ढांचे को बर्बाद करना चाह रही है, जिसका पता भी नहीं चलने दे रही है। अब आने वाले टाइम में अभी जो सेटअप चेंज किया गया है, उसमें एलिमेंट्री में जो सब्जेक्ट टीचर हुआ करते थे हमारे, उन तमाम को वहां से निकाल लिया गया और सेकेंडरी स्कूलों में लगा दिया गया। मिडिल स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है उसको सामाजिक पढ़ाने वाला तो अंग्रेजी पढ़ाएगा, वही गणित पढ़ाएगा, वही विज्ञान पढ़ाएगा, वो तमाम सब्जेक्ट वही पढ़ाएगा। जबकि उधर सीनियर में पढ़ाने वाला व्याख्याता सब्जेक्ट का होगा, सेकेंडरी में वरिष्ठ अध्यापक सब्जेक्ट का होगा और सेकेंड लेवल में 6 से 8 तक पढ़ाने वाला भी सब्जेक्ट का होगा। वहां पर ऐसी सुविधाएं, और यहाँ इस ढांचे को बर्बाद करने के लिए ये किया जा रहा है। ये महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन सरकार ये तय कर चुकी है कि आने वाले 2 साल बाद में एलिमेंट्री का पूरा सेटअप खत्म करने का इनका प्लान है, क्योंकि स्कूलें आदि लगभग 1/4 स्कूलें बंद कर चुके हैं। बाकी जो बचेंगे, सीकर में 2014 में 10,500 का टीचिंग स्टाफ हुआ करता था, आज वो 6,000 का बचा है। उस 6,000 में से 663 आदमियों का ये सेटअप चेंज अभी अगले महीने में करके सेकेंडरी में ले रहे हैं। 500-600 लोगों को प्रमोशन करके आगे निकाल देंगे, सेकेंडरी में ले लेंगे। उसके बाद में 4,500 शिक्षक बचेंगे, अगली बार 1,500 और चले जाएंगे, 3,000 शिक्षक बचेंगे, फिर सेकेंडरी सेटअप में इनको मर्ज कर दिया जाएगा। एक सेटअप बचेगा तो जो फीडिंग स्कूलें, प्राइमरी और मिडिल स्कूलें सारी बंद हो जाएंगी, तो उसमें कच्चा माल सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी में कहां से आएगा। इसलिए आने वाले 5 साल में ये सेकेंडरी सेटअप भी बंद हो जाएगा और शिक्षा का 2025 तक पूरी तरह से निजीकरण हो जाएगा। हम जनता के बीच में ये बात भी बताते हैं, हम ईमानदारी से काम भी करते हैं, और आज मुझे खुशी हो रही है इस जिले में कहते हुए कि सीकर जिले में जो मॉडल स्कूलें बची हैं, जहां कंप्यूटर एजुकेशन है, जहां प्रोजेक्टर है, हमने जो नई अचीवमेंट किए 2015 में, सीकर वो पहला जिला है जहां खुद की जेब से अभिभावकों से चंदा करके हमारा शिक्षक है वो 500 स्कूलों में विकल्प सुविधा लगा रखी है उन्होंने। अच्छा। हाँ, और इसके साथ ही प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पे हमने ड्रेस कोड चेंज किया लगभग 300-400 स्कूलों में, क्योंकि हमारे ड्रेस के प्रति हीन भावना आ चुकी थी। हमने चेक्स के शर्ट वगैरह जैसी वहां की स्थिति थी, जहां लोकेशन जैसा अप्रोच थी, उसके हिसाब से ड्रेस कोड हमने चेंज किया है। हमने कंप्यूटर एजुकेशन स्टार्ट किया है, हमने स्पोकन इंग्लिश का स्टार्ट किया है। और सीकर एक वो पहला जिला है जिसमें जन सहभागिता के आधार पर हम पीपीपी मॉडल का निश्चित रूप से विरोध कर रहे थे, लेकिन अघोषित पीपीपी मोड अपने आप सीकर में बन गया है। और आज अभिभावकों की जो ग्रामीण जन है, उनकी जेब से हमारे शिक्षकों ने जन सहभागिता से पैसा निकालकर शिक्षा को बचाने में अपनी महती भूमिका निभाई है। तो आपके हिसाब से तो ये शिक्षा गवर्नमेंट की नीतियां, जो सरकार नीतियां, उसके हिसाब से जैसे कि पानी का डार्क जोन घोषित हो गया, इसी तरह शिक्षा में एक डार्क जोन घोषित करनी चाहिए। शिक्षा में नहीं सर, सवाल शिक्षा का नहीं है। आने वाले टाइम में न इस देश में सार्वजनिक तौर पर या पब्लिक सेक्टर में न बैंक होगा, न बीमा होगा, न पोस्ट ऑफिस होगा, न रेल होगा, न हॉस्पिटल होगा, नए स्कूल होगा। ये तमाम चीजें हैं, सरकार बड़ी स्पीड से इन तमाम चीजों को निजी क्षेत्र के हवाले करने जा रही है, और यही हमारी सरकार की सबसे बड़ी साजिश है। ये चेहरे चेंज हो रहे हैं, कभी मनमोहन सिंह जी आ रहे हैं तो कभी मोदी जी आ रहे हैं, चेहरे ही चेंज हो रही हैं। नीतियां, इनके पीछे जो नीतियां बनाने का काम कर रहे हैं वो कारपोरेट घराने कर रहे हैं, पूंजीपति घराने कर रहे हैं। इनको तो सिर्फ ये मोहरे बनाकर जिसको वो पसंद करते हैं वो बैठाते हैं। क्योंकि पहले हम सुनते थे कि राजा सुप्रीम पावर होता है, लेकिन इस देश में 70 साल में हम देख रहे हैं कि न यहाँ पीएम सुप्रीम पावर है, न यहाँ का सीएम सुप्रीम पावर है। यहाँ पर सुप्रीम पावर है तो नीतियां बनाने वाले कारपोरेट जगत के लोग हैं। वही जो नीतियां बनाते हैं, वही देश में ऐसी चालाकी से वो घुसपैठ कर रहे हैं कि पूरे के पूरे सिस्टम पे कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। गुरु जी, एक बात मैं अमूमन पूछता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटियां कहीं भी टॉप 150 में नहीं आ पाती हैं, जबकि हमारे ही बहुत ही काबिल इंजीनियर, मैनेजर भरे पड़े हैं, अमेरिका पूरे यूरोप में भरे पड़े हैं। हमारी मांग है, लेकिन अगर रैंकिंग की बात आती है तो हमारा कोई भी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एक भी नहीं ठहर पाता। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये जो बराबर एक एक कमरे में यूनिवर्सिटी की मान्यता दे रहे हैं, एक एक कमरे में जहाँ फैसिलिटीज नहीं है। अभी मैं आपको सीकर का उदाहरण दूं कि कला महाविद्यालय ये कटराथल में ले गए हैं, 7,500 जिसमें स्टूडेंट हैं, और मात्र 12 कमरे हैं
और 12 कमरे में सीनियर सेकेंडरी स्कूल संचालित हो रही थी। उन 12 कमरों में 7,500 आदमी क्या एक दिन में बैठ सकेंगे? 300 की बैठने की कैपेसिटी नहीं। मैं बताता हूँ, कल मैंने उन गुरुजी का, रामगोपाल शर्मा का साक्षात्कार लिया था, तो उन्होंने कहा था कि हम मैनेज कर लेते हैं। तो सोच तो मैं भी रहा था कि 7,500 लड़के 11 क्लासों में, आप बता रहे हैं 23 कमरे टोटल उनके पास हैं, कुछ प्रशासनिक कार्य से काम में ले लेते हैं। 12 कमरे मान लीजिए कुछ बचे, इतने बचे, तो वो कह रहे हैं कि हम मैनेज कर लेते हैं जितने विद्यार्थी आते हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि प्रशासन, विद्यालय प्रशासन नहीं चाहता कि पूरे छात्र आए, क्योंकि पूरे छात्र अगर 7,500 आ गए तो कहाँ बैठेंगे? नहीं सर, उसमें बात यह है कि रामगोपाल जी या जिसका भी आपने इंटरव्यू लिया है, हम बेबाक होके सरकार की नीतियों का, जो अच्छी नीतियां उनका समर्थन करते हैं और जो गलत नीतियां हैं उनका विरोध करते हैं। हमें सरकार का कोई डर नहीं है। लेकिन कॉलेज एजुकेशन में जो लोग बैठे हैं वो तो वो लोग हैं जो राज के साथ में एक समझौता करके बैठे हैं। यदि वो राज के विरोध में बोलेंगे तो उस जिले में नौकरी नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनका डर है वो सही बात करने में। और सबसे बड़ी हमें दुख भी इस बात का है कि कॉलेज एजुकेशन में जो क्रीम होनी चाहिए थी वो अपने हकों के लिए नहीं बोल रही है, वो इस शिक्षा के सिस्टम को बचाने के लिए नहीं बोल रही है। ये एक बहुत बड़ी एक विडंबना की बात, दुख की बात है। तो हम आपसे एक छोटा सवाल और पूछते हैं कि देखिए, विद्यार्थी का जीवन लंबा होता है, उसे घर में भी सामंजस्य बैठाना पड़ता है, कुछ परिवार की उनसे अपेक्षाएं भी होती हैं, और आजकल जो है होमवर्क का वगैरह का बोझ भी काफी बढ़ गया है। शिक्षा भी जो है वापस वही रटी रटाई आ रही है ना, उसमें बदलाव भी नहीं, कोई व्यावसायिक शिक्षा नहीं है। तो एक विद्यार्थी को किस तरीके से सामंजस्य बैठाना चाहिए और क्या क्या गुण उसमें प्राथमिक रूप से होने चाहिए कि अच्छे विद्यार्थी के तौर पर? विद्यार्थी के गुणों का सवाल तो उस समय हम देखें जिस समय सरकार उसको कुछ देने के मूड में हो, क्योंकि आज तो शिक्षा तो एक बाजार की वस्तु बन गई है। व्यवसाय का, हाँ, पूरी तरह से बाजार की वस्तु बन गई है। जिसके पास में पैसे हैं वो शिक्षा लेगा और जिसके पास में पैसे नहीं है वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। और वो तो वहां शिक्षा, अब एक तरफ सरकारी स्कूलों से मोह भंग इसलिए हुआ है कि मैं आपको एक छोटी सी नजीर पेश करना चाहूँ सीकर की, कि सीकर में 1294 जो एलिमेंट्री की मैंने स्कूलें बताई, उनमें से आज इस जमाने में 70 साल की आजादी के बाद में 671 स्कूलें वो हैं जिसमें बिजली का कनेक्शन नहीं है। क्या बात है। हाँ, इसके साथ ही 1294 और 2 केजी की स्कूलें हमारे कस्तूरबा गांधी, तो 1296 स्कूलें हैं। 1296 स्कूल में मात्र 45 में 4th क्लास है वर्किंग में। बाकी में हकीकत ये है कि हमारे बच्चे और हमारे जो शिक्षक हैं वो खुद सफाई करते हैं, अपने हाथों से टॉयलेट साफ करते हैं। अब ऐसी स्थिति में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि किस तरह की ये शिक्षा व्यवस्था होगी, किस तरह का हमारा स्टूडेंट होगा, हम किस तरह से उसको एक नई टेक्नोलॉजी से उसको रूबरू करवाएंगे, उसको नए पाठ्यक्रम की जानकारी कराएंगे। इसके साथ ही जो भी सरकार आती है वो पाठ्यक्रम चेंज करने की बात करती है। अभी 4 साल पहले जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसने अपना पाठ्यक्रम बदला। जब जो ये एक धर्म के आधार पर शिक्षा की बात करने वाली जो ही सरकार आई तो उसने शिक्षा के भगवाकरण के नाम से पूरे के पूरे 1 से 8 तक के पाठ्यक्रम को चेंज किया। जो ही सरकारें बदलती हैं वो पाठ्यक्रम से सबसे पहला काम पाठ्यक्रम में बदलाव का करती है। कांग्रेस गवर्नमेंट राजस्थान में मुख्य रूप से 2 पार्टियों की सरकार आती है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, 5-5 साल का इनका बंटवारा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आती है तब ज्यादा बदलाव होता है, कांग्रेस की सरकार आती है तब कम बदलाव होता है। ये स्कूलों का नामकरण, यूनिवर्सिटियों का नामकरण, इसके साथ में बदलाव करते हैं। पाठ्यक्रम में किसका पाठ जोड़ना है, किसको हटाना है, ये तमाम चीजें, इस पे निश्चित रूप से छात्रों की सोच पे भी एक गलत असर पड़ता है और सरकार पे, राजकोष पे भी बड़ा भारी फर्क पड़ता है। अभी जो सरकार आई उससे ठीक 1 साल पहले कांग्रेस ने पाठ्यक्रम चेंज किया था, जबकि सेंटर में ये प्रावधान है कि 10 साल से पाठ्यक्रम पहले चेंज नहीं किया जाए। अच्छा, हाँ, लेकिन इन्होंने 2 साल बाद में पाठ्यक्रम चेंज करने का मानस बना लिया। 9 से 12 तक का भी कोर्स चेंज किया गया और 1 से 8 तक का कोर्स भी चेंज किया गया। 1 से 8 तक का कोर्स की मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखना चाहूंगा। 1 से 8 तक की 38 पुस्तकें उन्होंने एक साथ में चेंज की, जिसमें 37 करोड़ रुपए का इनके पास में स्टॉक था। 37 करोड़ रुपए की पुस्तकें इनके पास में थी, जिनको रद्दी के भाव से 10 और 12 रुपए किलो रद्दी के भाव बेचा गया है। 30 करोड़ रुपए इनकी प्रिंटिंग पे फिर खर्चाया है। ये 67 करोड़ रुपए ये जनता की गाड़ी खून पसीने की ऐसा तो नहीं है प्रिंटिंग प्रेस वाले मांग रहे कि हमें कुछ दो, प्रिंटिंग प्रेस का, और इनके लोगों को रॉयल्टी मिलती है। अच्छा। इनके लोग जो अपने चहेतों से लिखवाते हैं तो उनको रॉयल्टी मिलती है। तो अपने चहेतों का फायदा देने के लिए, अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए ये तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और उसमें कई तरह की आपत्तिजनक चीजें भी आती हैं जो धर्म, जाति या संप्रदाय विशेष से जुड़ी होती हैं, जो एक छोटे बच्चे के
मस्तिष्क पे गलत प्रभाव पड़ता है। ये तमाम चीजें ये लंबी सोच के साथ में काम करने का तरीका नहीं है, क्योंकि इस देश में अंग्रेजों ने भी राज किया है, इस देश में मुगलों ने भी राज किया है कि ये सबको अंग्रेज भी नहीं बना पाए और सबको मुगल भी नहीं बना पाए। तो इनके भी ये भ्रम है कि हम सबको एक विचारधारा का स्टूडेंट बना देंगे, विचारधारा के लोग बना देंगे। ये गलतफहमी है। ये शिक्षा के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है, ये हर चीज में जो राजनीति कर रहे हैं वो तमाम चीजें गलत हैं। इसके साथ ही एक भगवा कलर इस प्रकार का लाया जा रहा है। अभी जो साइकिल बांटी गई वो कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पर ब्लैक कलर था, जो ही ये राज में आए इनका भगवा कलर कर दिया गया, ज्यादा अच्छी चलने लगी वो। हाँ, और उसके बाद में उस साइकिल की उसकी क्वालिटी इतनी हल्की है कि वो 4 महीने ज्यादा चलती नहीं है। इतना बड़ा कमीशन का उसमें खेल खेला गया है कि उसकी क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया गया, उसके कलर पे ध्यान दिया गया है। अभी जो ड्रेस कोड बच्चों का चेंज किया गया है उसमें भी वही भगवाकरण की चीज लागू की गई है। तो ये जो तमाम चीजें जो अच्छी राजनीति की जा रही है, ये शिक्षा के भविष्य के साथ में निश्चित रूप से कुठाराघात है। आने वाले समय में इसके अच्छे रिजल्ट मिलने की उम्मीद नहीं है। गुरुजी, हिंदुस्तान में तो इतने संप्रदाय हैं, इतने मत हैं, इतने पंथ हैं कि हम अगर उनको समेटना चाहें एक हिंदू धर्म में तो मुश्किल है। कि हमें नहीं पता कि जिसे हम संस्कृति मान रहे हैं वो दूसरे पंथ वालों के लिए उल्टा है। हमें तो खुद को नहीं पता होता ना। फिर भी जो है एक बहुजन समाज जो सत्ता में है, जिसकी पकड़ ज्यादा है, वो सोचता है कि भाई हमारी जो संस्कृति है वही लोगों के लिए मान्य होनी चाहिए, है ना। ये सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेलिंग का काम हो रहा है और हमारी जो राजनीति है वो लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करके चलाई जा रही है। मुद्दों की राजनीति हमारे देश में नहीं हो रही है। इंसानियत की बात, यहाँ विकास की बात नहीं हो रही है, इंसानियत की बात नहीं हो रही है। भाई भाई को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, गोत्र के नाम पर, लिंग के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर एक इस प्रकार का बाउंडर फैलाया जा रहा है कि हमें आपस में एक दूसरे का दुश्मन बनाया जा रहा है। और ये अपने राजनीतिक फायदे के लिए तमाम चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं, जो किसी एक अच्छे देश के लिए, जो देश विश्व गुरु कहलाता था, कम से कम उस देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है। बहुत शर्म की बात है। तो ये तमाम चीजें नहीं होनी चाहिए। यहाँ भाईचारे की शिक्षा होनी चाहिए, यहाँ रोजगार की बात होनी चाहिए, यहाँ इंसानियत की बात होनी चाहिए। यदि जब तक इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस देश को अपना नहीं मानेगा तब, और वो अपने इस देश के विकास में अपना योगदान नहीं देगा, तो हम इस देश को विकसित देशों की श्रेणी में नहीं ला पाएंगे। क्योंकि हमने देखा है कि आजादी की लड़ाई में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी वर्गों का, सभी धर्मों का, सभी जातियों का योगदान था। किसी एक हिंदू ने लड़ाई नहीं लड़ी थी। यदि भगत सिंह को फांसी मिली थी तो अशफाक उल्लाह खान को भी फांसी मिली थी। इसलिए भाईचारा और प्रेम बढ़ाने की बात की जानी चाहिए। ये धार्मिक उन्माद और ये बातें इस देश के लिए आने वाले समय में खतरनाक सिद्ध होंगी। भाईचारा खत्म होगा। गुरुजी, एक ये शिक्षा जो है, व्यावसायिक शिक्षा, देखिए पहले चलती थी, बंद कर दी थी ना काफी दिनों पहले, काफी सालों पहले। तो क्या होता है, कुछ देशों में व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। वहाँ क्या होता है कि जैसे हमारे भाई लोग विदेश जाते हैं, गल्फ कंट्री में जाते हैं, किसी और कंट्री में जाते हैं, तो उन्हें क्या होता है, काम तो आता नहीं है। उसके बाद उन्हें करनी पड़ती है मजदूरी। फिर वो कहते हैं हम तो उतने उधर ही कमा लेते। तो चाहे काम कोई सा भी हो, हल्का जो भी हो, लेकिन अगर व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ दी जाए शिक्षा से एक स्तर के बाद में, क्योंकि छोटे बच्चे नहीं समझ पाएंगे, तो उससे कुछ तो फायदा होगा। व्यवसायिक शिक्षा से फायदा मिलेगा निश्चित रूप से, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हाथ का जो हुनर होता है वो निश्चित रूप से डेवलपमेंट की तरफ अग्रसित होता है। लेकिन ये तो बड़ी वेल प्लान कार्यक्रम इनका चलाया जा रहा है। इनको सस्ते श्रमिक चाहिए, इसलिए इंजीनियर तैयार करेंगे। आज इंजीनियरिंग और बीएड शिक्षक का प्रशिक्षण और इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण इतने लोगों ने ले लिया कि शायद उतने तो बीए और बीएससी भी नहीं मिलेंगे, उससे ज्यादा बीएड और आपको बीटेक मिलेंगे। तो सस्ते श्रमिक तैयार करने के लिए एक बड़ी थीम के साथ में हम इसको नहीं समझ पाए। लेकिन उनको स्वयं का धंधा यदि उसको सहयोग किया जाता तो वो घर घर में टेक्नोलॉजी विकसित करते। ये चीज ये नहीं करने जा रहे हैं। ये तो बड़ी विदेशी जो मल्टीनेशनल कंपनी आ रही हैं उनके लिए सस्ते श्रमिक तैयार करने की बात कर रहे हैं। ये चीज हमें आज नहीं दिख रही है, आने वाले 5 या 7 साल बाद में हमें महसूस हो जाएगा कि सिर्फ सस्ते श्रमिक तैयार करने का एक मकसद था। अभी आपको मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि खेती के मामले में 1975 का यदि हम इतिहास देखें तो 1975 में एक शिक्षक को 200 रुपए महीना मिलता था और उस समय सोने का भाव 500 रुपए तोड़ा हुआ करता था। उस समय गेहूं का भाव 76 रुपए क्विंटल था। आज उस किसान का गेहूं 1620 रुपए में बिक रहा है।
एक शिक्षक का वेतन 30,000 रुपए हो गया है, सोना है वो 30-35,000 रुपए तोड़ा हो गया है। जिस तरह से सोना और मिडिल क्लास का वेतन बढ़ा है, उसके हिसाब से किसान का खेती की जो पैदावार है उसका भाव नहीं बढ़ा। यही लेबर का। गुरुजी मुझे एक छोटा सा बात मुझे और पता है, अंदर की बात पता है। जिन यूरोपीय कंट्रियों को हम प्याज चीजें आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, गेहूं वगैरह चावल वगैरह जो भी निर्यात करते हैं, वो कंट्रियां वो मुल्क हमारे देश के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि हमें इतनी मात्रा में इतना चीज चाहिए, उससे कम होने पर आपको फाइन करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। हमारी सरकार पता नहीं क्या मजबूरी है, वो साइन करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट तैयार करती है। उसका प्रभाव ये होता है कि चीजें यहाँ मिले न मिले, यहाँ चाहे कमी हो चाहे अधिकता हो, लेकिन उन्हें उसी भाव में साल भर मिलती रहती है। तो उसका दुष्प्रभाव ये होता है कि जब हमारे पास बहुतायत होती है तो यहाँ उसको लेने वाला नहीं होता, और जब उधर बिकती है तो यहाँ उसको फिर खरीद नहीं पाते हम लोग। सर, इस देश की जो नीतियां हैं, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसी हो चाहे वो व्यापारिक पॉलिसी हो, वो यहाँ के पूंजीपति प्लस मल्टीनेशनल कंपनियां तय करती हैं। और उन्होंने अब ये तय कर लिया, ऐसा आभास होने लग गया है कि अब उनका अटैक आने वाले टाइम में खेती पे है। खेती में पानी खत्म हो रहा है, इसके साथ साथ ही खेती में जो प्रोडक्शन हो रहा है, अभी प्याज का ही अपन उदाहरण ले लें तो प्याज में 7 रुपए केजी यदि उसकी लागत नहीं मिलेगी आपको बाजार से तो वो घाटे का सौदा है। लेकिन किसान का प्याज 4 रुपए किलो में जा रहा है, वो घाटे में उस प्याज को बेच रहा है। अब आने वाले टाइम में वो प्याज की खेती क्यों करेगा? इस बार यदि उसका प्याज घाटे में जाएगा तो आने वाले टाइम में प्याज की खेती नहीं करेगा। और अब ये उस किसान को जो आज 58% है, आने वाले टाइम में इनका एक समझौता है कि ये जो परसेंटेज है वो 38% पे लाना है इनको, तो खेती से लोगों का मोह भंग हो जाए। और जो आज खेती हर काश्तकार है जो खेती में काम कर रहा है वो मजदूर में आ जाए और वो इंडस्ट्री में काम करने लग जाए। उसके बाद में खेती है उसको वो खरीद लेंगे। आज कोई भी किसान 10 लाख रुपए बीघा में भी अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन खेती प्रोडक्टिव नहीं होगी उस समय वो 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए अपनी जमीन बेचने के लिए तैयार हो जाएगा और खेती पे उनका पूरा कब्जा उनका हो जाएगा। जिस तरह हरियाणा में सारे जमींदारों ने खेती बेचती है, उसी बिल्डिंग में चौकीदारी की नौकरी करते हैं। बिल्कुल। अब उसमें उनका डबल फायदा है, क्योंकि जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहाँ आती हैं तो क्राइसिस पूरे दुनिया में चल रहा है और वो कोई स्थायी धंधा लेने के चक्कर में नहीं, जितना कमा लिया जाए उतना उनका है। अब उस स्थिति में वो इस खेती पे उनकी नजर है तो खेती में प्रोडक्शन बढ़ाएं। इसके साथ में जिस खेती को हम खरीद रहे हैं वही मल्टीनेशनल कंपनियां खेती को खरीदेंगी और उससे जो लाखों करोड़ों रुपए उस काश्तकार को मिलेंगे उससे वो अपनी भौतिक सुविधाएं बढ़ाने के लिए उन मल्टीनेशनल कंपनियों का सामान खरीदेगा। इसलिए उनका तो सामान परचेज हो रहा है और उसकी जमीन जा रही है। एक तीर से वो दो शिकार करेंगे। ऐसी फसलें जिससे जमीन बंजर होती है वो नहीं, वो तो जमीन ही खरीद लेंगे। उसके बाद में वो जमीन ही किसान की नहीं रहेगी, किसान को पैसे दे देंगे और वो पैसे 5 साल में उसके पैसे पूरे के पूरे निकल जाएंगे। उसके घर में अच्छी गाड़ी आएगी, फ्रिज आएगा, कूलर आएगा, एसी आएगी, ये तमाम सामान वो मल्टीनेशनल कंपनियां बेचेंगी। इसलिए ऐसी स्थिति में जहां क्रय शक्ति हमारे देश में कम है लोगों की, उस क्रय शक्ति को बढ़ाने का काम भी करेंगे और उसको खेती को छीनने का काम भी करेंगे। ये तमाम पॉलिसी जब तक हमारा मिडिल क्लास और निम्न वर्ग का आदमी नहीं समझेगा तब तक। इसके साथ ही आज मजदूर है तो मजदूर में मुनाफा और मजदूरी की हम बात करते हैं, मुनाफा बहुत ज्यादा है, मजदूरी कम है। मुनाफा और मजदूरी की आज मई दिवस है। आज हम ये बात कहें कि मुनाफा और मजदूरी की थीम जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन ही मजदूर का शोषण बंद होगा, अन्यथा दुनिया में शोषण मजदूर का चलता रहेगा। एक अंतिम सवाल गुरुजी, आपको इस निराशा भरे दौर में कोई उम्मीद की किरण नजर आती है? इस समय इस निराशा के भरे दौर में उम्मीद की किरण एक ही है कि जनता में समझ जब तक डेवलप नहीं होगी तब तक उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आएगी। इसलिए हमारा तो उद्देश्य यही है कि जनता में समझ डेवलप करें, जनता में जागरूकता आए। जनता यदि उस स्थिति को जनता समझेगी नहीं तो उसका काउंटर में कोई इलाज नहीं है, कोई जवाब नहीं है। इसलिए परिस्थितियों को समझकर उसकी स्टडी करके उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक गुरुजी, आपने बड़ी ओजस्वी वाणी में अपने विचार रखे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके विचारों से लोग प्रभावित होंगे, समझेंगे और कहीं अगर कोई देख रहा हो, सुन रहा होगा, अगर हमें 1% भी उसके हृदय में परिवर्तन होता है, हम समझेंगे हमारा साक्षात्कार सफल हुआ। धन्यवाद। साक्षात्कार से बहुत बहुत धन्यवाद।